हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज भी हम अपने वीडियो के अंदर इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो राहु देव का गोचर हुआ है वो किस तरह से कार्य करने वाला है। कल जो एक मिस्टेक हो गई थी वो ये कि 4 नंबर की राशि के अंदर जब मैंने राहु लिखा था वहाँ मैंने अनुराधा नक्षत्र लिख दिया था। थैंक्स टू भूमि जी, उन्होंने उसको क्लियर किया कि वहाँ अनुराधा नहीं, वो एक्चुअल में पुष्य नक्षत्र होगा शनिदेव का। आज के हम वीडियो के अंदर अगर बात करें तो हम थोड़ा सा दशा को महादशा से आगे बढ़ा के ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, महादशा का जो स्वामी है वो तो बहुत ही लंबे समय तक चल रहा होता है, लेकिन अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की जो चीज़ें होती हैं वो मन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या महादशा के स्वामी को भुला दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जब हम ट्रांजिट्स गोचरों की बात कर रहे हैं तो महादशा एक एरिया सेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें बाकी की दशाएं अंतरदशाओं को साथ में जोड़ना पड़ेगा। आज इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जातिका का चार्ट है। ओरिजिनल जन्म कुंडली जो है उसमें राहु देव जो है वो मौजूद है रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र मैंने पहले ही आपको बताया वो एक प्रकार से रजोगुणी नक्षत्र है, यानी कि व्यक्ति अपने फायदे में किसी और का नुकसान करना नहीं चाहेगा। ठीक है, जब तक कि तमोगुणी नक्षत्र में कोई ग्रह ना बैठा हो तब तक वो अपना स्वार्थ नहीं पकड़ेगा, इंस्पाइट कि वो ग्रह राहु ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन राहु की मौजूदगी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है और रेवती नक्षत्र में है। इसका मतलब राहु का एक संबंध सप्तम भाव से तो है ही है, वैवाहिक जीवन से तो है ही है, प्लस उसका एक संबंध व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसके फर्स्ट हाउस और उसके 10th हाउस से भी है, क्योंकि रेवती के जो स्वामी हैं वो होते हैं बुधदेव। ऐसी स्थिति में राहु की कोई सी भी मूवमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवन के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व को और साथ ही साथ उसके स्टेटस को प्रभावित करने वाली कही जा सकती है। माध्यम क्या बन सकते हैं? माध्यम बन सकते हैं 7th हाउस, साझेदारी, वैवाहिक जीवन या लंबी यात्राएं, जो कि उस पर्टिकुलर हाउस जिसमें कि वो ग्रह बैठा है जहां से वो अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करेगा। वो एरिया से जुड़ा हुआ कोई इवेंट होगा, बेस वहां से लेंगे, फिर इफेक्ट कहाँ पे करने की कोशिश करेगा? जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी कहाँ पर हैं, प्लस जिन भाव के वो स्वामी है उनको इफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से राहु बैठा हुआ है सप्तम में, सप्तम की चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर कार्य करेगा, प्लस उसका जो इफेक्ट है वो नक्षत्र के आधार पे बुध पे डिपेंड कर रहा है, और बुध इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही है, कहीं ना कहीं सेल्फ को ज़्यादा टारगेट करेगा। साथ ही साथ क्योंकि 10th हाउस में भी उसकी राशि है बुध की, तो उसको प्रभावित करेगा। अब देखिए, जब राहु का यहाँ पे इस समय मूवमेंट हुई है तो वो इनके जन्म के राहु के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से अब वो प्लैनेट अपने बर्थ पोजीशन पर आ चुका है, इसलिए बहुत ही स्ट्रांगली कुछ ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करेगा जिससे कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने सेल्फ को और साथ ही साथ अपने स्टेटस को डेवलप कर सके। पहला पॉइंट तो ये हुआ, यानी कि महादशा से ये परिस्थितियां समझ में आएंगी कि किस तरफ जीवन आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला होगा। दूसरी चीज, अब अंतरदशा पे आइए। अंतरदशा जो है वो मंगल की है। मंगल जो है वो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस में बैठे हुए मंगल की वजह से हम इस चार्ट को सबसे पहले तो मांगलिक मानते हैं। ठीक है, मांगलिक चार्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है? मन के अंदर गुस्सा जो है वो भरने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है, क्योंकि चौथा घर जो है वो हमारे मनोस्थिति को दर्शाता है, और यहाँ पर यदि मंगल बैठा है और वो कहीं पर भी अपनी अंतरदशाओं में खासकर चलेगा या प्रत्यंतर में भी चले, तब भी वो थोड़ा सा एंगर एग्रेशन मोड दिखाने की कोशिश करेगा। मंगल कहीं ना कहीं थोड़े से लड़ाई झगड़ों वाला ग्रह माना जाता है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे जुड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मंगल जो है वो नक्षत्र के द्वारा शुक्र से कंट्रोल या रूल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे मंगल यदि इसमें नक्षत्र शुक्र का ले ले तो प्रभाव कहाँ पर आएगा? एक प्रभाव तो आएगा सीधे 2nd हाउस के साथ, और एक प्रभाव जुड़ेगा भाग्य के साथ। ठीक है, भाग्य के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ रही हो तो वो नेचुरल एनर्जीज क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे मंगल इस प्लेसमेंट पोजीशन से अगर हम देख रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो 2nd हाउस के इफेक्ट्स को भी अपने अंदर मिक्स करके चल रहा है, लेकिन अभी उसको थोड़े समय के लिए साइड कर दें। मंगल का सीधा चौथी दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर है। ठीक है, जहाँ पे राहु की मौजूदगी है। ऐसी स्थिति में राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा
राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसे प्रभावित करने वाली है, वो 7th हाउस को प्रभावित करने वाली है। मैरिज लाइफ के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव आवश्यक रूप से दिखाएगी, क्योंकि उस भाव के ऊपर 2 पापी और टूर ग्रहों का प्रभाव एक साथ कार्य करता नजर आता है। तो ये चीज़ पहले ही देख के क्लियर होती है। अब इसके बाद ये दशा के अंदर पहुंचने पे ये चीज़ और क्लियर होती है। अब देखिए गोचर का दूसरा फैक्टर कैसे यूज होगा। मंगल जो है वो इस समय गोचर कर रहा है 7 नंबर राशि में, यानी कि मंगल की इस समय की करंट प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे बुध भी चल रहे हैं। तो अब ये जो फॉर्मेशन है, अब इस फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करें। इस समय ट्रांजिट में राहु जो है वो बैठे हुए हैं 7th हाउस के अंदर, और जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं इस राहु से आज की तारीख में करंट प्लेसमेंट पोजीशन में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, शराष्टक होकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है अड़चने पैदा करके काम कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पाइट कि मंगल जन्म का यहाँ पर था, ठीक है, और दिखा रहा था प्रभाव करेगा, बुध यहाँ पे बैठ के इसको प्रभावित कर रहा था। आज की करंट सिचुएशन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर प्लेनेट से अभी 6-8 होकर काम कर रहे हैं, यानी कि अड़चने और बाधाएं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इनके नक्षत्रों को देखते हैं तो इनके जो नक्षत्र इस समय जिसमें कि गोचर हो रहा है वो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो हो गए गुरुदेव। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि अब जो रिजल्ट्स इन दोनों प्लैनेट के इस समय हो रहे हैं वो इफेक्ट किसको कर रहे हैं, 2nd हाउस को तो कर ही रहे हैं, ठीक है, यानी कि वेल्थ को तो करेंगे ही, बोलचाल को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, बट उसका जो नतीजा आएगा वो नतीजा इस हाउस के ऊपर और इस हाउस के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रांगली इस समय अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामी जो हैं वो कहीं ना कहीं 4th हाउस और साथ ही साथ 7th हाउस के स्वामी के नक्षत्र में काम कर रहे हैं, जो कि जन्म कालिक स्थिति में कहाँ बैठे हुए हैं, 6ठे भाव के अंदर बैठे, यानी कि संघर्ष की स्थिति में बैठे हुए हैं। आज की गोचर परिस्थिति में बात करें तो गुरु की प्लेसमेंट भी 8म भाव में है, जो कि मैरिज लाइफ के लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस है, एक घर आगे का घर होने के कारण। तो इन चीज़ों के साथ जब हम जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर देख रहे हैं तो अब थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। महादशा का स्वामी मूव कर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि तकरीबन 1.5 साल की स्थिति जो है वो 7th हाउस पे रहेगी, यानी वैवाहिक जीवन के ऊपर रहेगी, व्यापार पे रहेगी, किसी भी प्रकार के साझेदारी पे रहेगी। उसमें भी जब तक कि ये राहु की प्लेसमेंट रेवती नक्षत्र में रहेगी उतने समय की अवधि के लिए ये महादशा फोर्स करेगी अपने सेल्फ पर्सनैलिटी और साथ ही साथ अपने स्टेटस की तरफ। दूसरा, जब यही राहु की प्लेसमेंट रेवती से आगे बढ़ेगी तो वो हो जाएगा वहाँ पे शनिदेव का नक्षत्र। फिर इस कुंडली में शनिदेव की जो भी प्लेसमेंट होगी उसके आधार पे प्लस 5th और 6th को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 6ठा भाव किसको दर्शाता है, रोग को भी दर्शाता है और नौकरी को भी दर्शाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रभाव तब देखने को मिलेंगे जब इसी 7th हाउस में ये राहु अपने नक्षत्र को थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और शनि के नक्षत्र में आ जाएगा। जब ये राहु आखिरी स्टेजेस में होगा उस अवधि के अंदर जो प्रभाव है वो फिर 4th हाउस और 7th हाउस को प्रभावित करेगा, जब राहु का गोचर गुरु के नक्षत्र में होगा। तो अगर अब यहाँ पे हम इस 1.5 साल की अवधि को समझ रहे हैं तो हमें ये बात क्लियर होती है कि महादशा का स्वामी जिन नक्षत्रों से बैठ के चल रहा है उनके लॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उनके रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप डायरेक्टली फील करोगे, क्योंकि ये 18 साल की दशा अवधि वाले ग्रह हैं तो ये 18 साल एक जैसे नहीं हो सकते, जो आप फील करते हो वो आपके अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतरदशा का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रभाव कर रहा है। एक तो इस पे 4थी दृष्टि देकर, इस पे 7वीं दृष्टि देकर और इसी तरीके से इस भाव पर 8वीं दृष्टि देकर, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अंतरदशा है ये अपना काम कर रही है और व्यक्ति को एक अर्निंग्स की तरफ फोर्स करने की कोशिश कर रही है। 10th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से काम करने की चाहत पैदा करेगी। ग्रहों की दृष्टि डिजायर्स बताती है, इसको ध्यान रख के चलिएगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन अंतरदशा का जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गई। इसके बाद तीसरा है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा जो है वो करंट सिचुएशन जिन हाउस के मालिक हैं और जहाँ बैठे हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे प्रत्यंतर दशा क्योंकि बुध के हवाले है और बुध इस कुंडली के अंदर जन्म के समय में यहाँ पे बैठे थे, इस अवधि में ये पूरी जो पोजीशन बन रही वो सेल्फ को सेंटर्ड कर रही, अपने खुद के हेल्थ पे कहीं ना कहीं सेंटर्ड हो रही और साथ ही साथ
समान आत्मसम्मान के ऊपर सेंटर्ड होते होते अपने स्टेटस की तरफ बढ़ने की कोशिश करती नजर आती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर जब गोचर लगाना है दोस्तों, तो गोचर को इन पूरी कंडीशंस के साथ लगाना है। इस समय क्योंकि राहु का ट्रांजिट हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो राहु के साथ जोड़ रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की दशा राहु की नहीं चल रही होगी, कुछ लोगों की दशा गुरु की चल रही होगी, कुछ लोगों की किसी और ग्रह की चल रही होगी। आपको उसमें भी यही सिस्टम फॉलो करना है। ग्रह इस समय किस भाव में बैठा है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसको मेन टारगेट करके वो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देगा। प्लस आपकी जो अंतरदशा का स्वामी है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता हुआ नजर आएगा। प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन इसको किसी ना किसी तरीके से या तो सपोर्ट करता है या फिर अपोज करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मंगल और बुध जो है वो एक दूसरे के परम शत्रु स्थिति मानी जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टर है, मंगल का जो फैक्टर है, बुध के फैक्टर पीछे अगर चल रहा है तो डिस्टर्बेंस दिखाने की कोशिश करेगा। इस कुंडली के अंदर मंगल का फैक्टर कौन सा है? देखिए, मंगल की जो दो राशियां हैं वो है आपका एक 8th हाउस में आ रही है और एक 3rd हाउस में आ रही है। तो ये बुध की जो दशा है वो साहस पराक्रम को भी एक तरफ परखेगी और एक तरफ वो इफेक्ट करेगी लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज लाइफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि निचले स्तर पे जो प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, इसको समझिएगा, जैसे जैसे हम दशाओं के निचले स्तर पे जा रहे हैं उन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका जो रिजल्टेंट है वो पिछले वाले के ऊपर पड़ता है। इस बुध का प्रभाव बढ़ रहा है तो इसका रिजल्ट इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पराक्रम पे शिफ्ट होगा और परिवर्तन पे शिफ्ट होगा। इसी तरीके से मंगल का जो प्रभाव है यानी कि साहस पराक्रम और ये परिवर्तन, ये शिफ्ट करेगा किसकी तरफ? 7th हाउस की तरफ, जो कि पद प्रतिष्ठा और लोगों के साथ साझेदारियों में आने वाले किसी बदलाव को दर्शाता है। तो इस प्रकार से कोई सी भी दशा कार्य करती है। और फिर से लास्ट में यही बात कह रहा हूँ, गोचर को सबसे आखिरी में लेकर आते हैं, गोचर सबसे लास्ट में लेकर आते हैं। सबसे पहली कंडीशन है सही दशा को पता करना कि आपकी कुंडली में एग्जैक्टली कौन सी दशा चल रही है। दूसरी कंडीशन है उस दशा के अंदर, चार्ट्स के अंदर वो ग्रह किस तरीके से जन्म में बैठे हैं, किन भावों को और किन रिजल्ट्स को प्रभावित करने बैठे हैं। उन चीज़ों के बाद फाइनली वो कितना और कैसे प्रभावित करेंगे, उसके लिए सिर्फ लास्ट में गोचर या ट्रांजिट को यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।